ना हम लोग जब देखें कि क्या क्या वेराइटीज़ हैं, तो पता है बहुत अजीब अजीब से जानवर मिलेंगे हम लोग को। कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो चल ही नहीं सकते, चिपके हैं एक जगह पे। लानत है ऐसे एनिमल्स से तो, है ना। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो ना ही ग्रीन है, कुछ कुछ तो एक ही सेल के प्लांट्स हैं। कुछ कुछ लोग और ग्रीन तो है नहीं, ओके, उसके ऊपर ना उनके पास ना ही रूट है, ना ही स्टेम है, ना ही लीफ है, फिर भी वो प्लांट्स है। ऐसे प्लांट्स मिलेंगे हम लोग को। बहुत सारी स्पीशीज है, 7 मिलियन, मतलब कि 70 लाख स्पीशीज। स्पीशी क्या होता है? पर स्पीशी होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो ना रिप्रोड्यूस करते हैं और खुद के जैसे बच्चे बनाते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एक स्पीशीज है ना। हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बंदर के साथ, है ना। बंदर एक अलग स्पीशी है, हम लोग अलग स्पीशी है। ठीक है, वैसे ही कुत्ता भी अलग स्पीशी है। कुत्ता तो ऐसे ना टोटल एस्टिमेट है कि 7 मिलियन स्पीशीज होते हैं अर्थ में। ठीक है, मत 7 मिलियन बोलते हो, 70 लाख। ठीक है, पर कुछ एस्टिमेट बोलते हैं कि 14 मिलियन है। 14 मिलियन बोले तो 1 करोड़ 40 लाख। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं 1 to 2 मिलियन। भाई अपने बुक में ना ये वाला लिखा है तो अपन इसी को सही मानेंगे। ठीक है, बट अलग अलग लोग के अलग अलग एस्टिमेट है। ठीक है, तो मतलब इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे स्पीशीज है कि एक नंबर पे ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पर हम लोग ये सब तो अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इमेंस बायोडाइवर्सिटी और इनको सबको पढ़ना है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स आ जाते हैं उससे, है ना। इसको ना हम लोग ना एक नाम देते हैं, फाइलोजेनेटिक्स। तो एक नाम है एरिस्टोटल। भाई ये नाम कहाँ नहीं सुना है ना। ये भाई साहब ने हर चीज़ में थ्योरी दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, सब जगह इनका नाम आ जाता है ना। बहुत बहुत पुराने ज़माने में रहते थे और उस ज़माने के हिसाब से उनका IQ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो इनकी थ्योरीज काफ़ी सारी होती थी हर चीज़ के मामले में, साइकोलॉजी, आर्ट, सब में इनका नाम है भाई। ठीक है, और यही थे जिन्हें ना सबसे पहले बोलता कि मैं करूँगा क्लासीफाई। ठीक है, मैं बनाऊंगा कैटेगरीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इनने क्या किया, इन्हें ना सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो दो कैटेगरी में बांट दिया। एक था प्लांट, दूसरा था एनिमल। उन्होंने बोला जो हरा हरा है, खाना बना रहा है, पत्तियां हैं, वो प्लांट हो गया, और बाकी लोग सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में लोगों ने बोला अच्छा और भी तो करो क्लासीफाई। तो उन्हें बोला ठीक है भाई, प्लांट में ना जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि घास, उसको बोल देते हैं हम लोग श्रब। ठीक है, जो लोग घास से थोड़े बड़े हैं, जैसे कि मान लो रोज का प्लांट, है ना, गेंदे का प्लांट, तो उसको हम लोग बोलेंगे श्रब। ठीक है, और जो खूब बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि बैनियन ट्री, पीपल का पेड़, आम का पेड़, इनको हम लोग बोलेंगे ट्रीज। बस इतना ही है। ठीक है, और फिर उन्हें एनिमल्स के साथ भी यही किया, उन्हें बोला एनिमल्स को भी ना उन लोग कहाँ पे रहते हैं उसके हिसाब से क्लासीफाई करूंगा मैं। ठीक है, तो उन्हें बोला कि जो लोग हवा में रहते हैं वो एक कैटेगरी हो गया। ठीक है, एरियल एनिमल्स। जो लोग लैंड में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और जो लोग पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल, और खत्म हो गई इनकी कहानी। ठीक है, लैंड, वाटर एंड एयर के हिसाब से उन्हें 3 कैटेगरी बना दी। ठीक है, बट ना लोगों को फिर बाद में क्या हुआ, ये तो उस टाइम पे लोग मान गए थे इनकी बात। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, पुराना ज़माना था। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप आ गया, है ना, साइंस डेवलप हो रही थी। तो लोगों ने ना बोला कि यार इनके सिस्टम में मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग को शायद कोई और कैटेगरीज को भी कंसिडर करना चाहिए, है ना। इसके सिस्टम में और बड़े फ्लॉज भी थे। जैसे देखो तुम लोग, लैंड में तो कितने सारे लोग रहते हैं, है ना। लैंड में तो मैं भी रह रही हूँ, तुम भी रह रहे हो, और पर हमारे साथ तो मच्छर भी रह रहा है। क्या हम मच्छर को और ह्यूमंस को एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं? हम लोग की बॉडी तो कितनी अलग है ना। लैंड में तो मेंढक भी रह रहा है, पर हम लोग को मेंढक से कितने अलग हैं यार, है ना। तो उन्होंने बोला मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कुछ और करना चाहिए। पानी में भी हम लोग बोल सकते हैं, पानी में ना मछलियाँ भी रहती हैं, सी हॉर्स भी रहता है, जेलीफिश भी रहती है ना। और कुछ कुछ तो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उन सबको हम लोग एक कैटेगरी में थोड़ी ना बांट सकते हैं यार, है ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, अपन को इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसको फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बढ़िया। हाँ, फिर फाइनली आता है, ये मैंने ल्यूवेनहॉक लिखा था बिकॉज माइक्रोस्कोप की बात चल रही थी, है ना। चलो ओके, फिर फाइनली आता है एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको किसने दिया था? इसको एक आदमी ने दिया था जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। ठीक है, मैं हुक बोलने वाली थी।
कितने रॉबर्ट है, नहीं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और अब रॉबर्ट विटेकर पे आ गया है। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन एनटीएससी वगैरह में आ जाता है, तो रिमेंबर दिस। हाँ, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इनका इनने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि इनके सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया सबने। कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ सोचा विचारा होगा, है ना, कि लोगों सब लोग बोले ओके पाउ डाउन अल्टीमेट क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्राइटेरियाज थे। ठीक है, सबसे पहला सेलुलर स्ट्रक्चर। उनने कहा कि देखो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, और मेरे को अपन को सबको तो ये पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं सेल से। तो सेल्स ही जब सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो क्यों ना हम उसको ही ध्यान दें। सबसे पहले सेल पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी क्लासिफाई करना है ना, तो हम लोग को सबसे पहले उसकी सेल्स को उठा के देखना चाहिए। ठीक है, हम लोग को देखना चाहिए कि क्या उसकी सेल यूकेरियोटिक सेल है या वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यदि ऑलरेडी सेल का लेक्चर लगा चुके हैं और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है इसकी जानकारी अच्छे से है, तो इस पार्ट को स्किप किया जा सकता है ना। बट नहीं जानकारी है तो मैं वापस से रिवाइज भी करवा सकते हैं, वैसे हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, या फिर नई भी जानकारी है तो अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। हाँ, सेल होती है दो प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रो बोले तो प्रिमिटिव, कैरियो बोले तो कैरियन, मतलब कि न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाली सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोले तो कैसा न्यूक्लियस भाई, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे जो रहते थे गुफाओं में, उन लोग कैसे थे, उन लोग हम लोग से थोड़े से अलग थे, है ना, उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी। वो लोग ना कोई कपड़े नहीं पहनते थे, पहनते थे क्या? तो बिल्कुल वैसे ही ना जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है ना, वो भी कोई कपड़े नहीं पहनता, मतलब कि उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, उसका डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है। ठीक है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन डीएनए रहता है इसका। ठीक है, तो ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा इसके डीएनए के पास कपड़े नहीं है, डीएनए के पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके अलावा ना बाकी भी जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, ये सब भी नहीं होते इनके पास। ठीक है, तो ऐसी सेल होती है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन बना दिया अपन ने, है ना, इसके अंदर ये डीएनए बना दिया पर्पल कलर का। ठीक है, बस डीएनए पड़ा है साइटोप्लाज्म में ऐसे। और कुछ कुछ राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स होते हैं इनके पास, क्योंकि राइबोसोम ना मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। ठीक है, तो बड़ी गरीब सेल्स है ना, किसी को कपड़े पहनाने के इनके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है कपड़े पहनाने के लिए। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स कम अंडर मोनेरा। ठीक है, इनने बोला कि यदि मैं ना क्या करूँगा, मैं उस ऑर्गेनिज्म की सेल को उठा के देखूंगा, और यदि वो सेल प्रोकैरियोटिक निकल गई, यदि वो सेल पुरानी गरीब सेल निकल गई, तो मैं उसको सीधे मोनेरा में डाल दूंगा। ठीक है, मोनेरा में कौन कौन आता है, मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका भी नाम के पीछे कहानी है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ, तो इन लोग को मोनेरा में डाल दिया गया है। फिर फिर नेक्स्ट बचती है अपनी क्या, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कैसी है, मॉडर्न सेल है। ठीक है, मॉडर्न सेल है, और इन लोग अमीर हो गए हैं। ठीक है, इनके पास कपड़े आ गए हैं, खूब सारी मेम्ब्रेन आ गई है, तो इन्हें क्या किया, इन्हें अपने न्यूक्लियस को भी, इन्हें अपने डीएनए को भी कपड़े पहना दिए। अपन को पता है ना डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, डीएनए को बहुत इज्जत दी है। दो दो मेम्ब्रेन वाला कपड़ा पहना है इनफैक्ट। ठीक है, मैं बोला एक नहीं तू दो मेम्ब्रेन वाला कपड़ा पहन, तेरे को बड़ा अच्छे से रखना है, मेरे को सहेज के रखना है। ठीक है, तो इसका नाम पता है क्या, इसका नाम है यू कैरियन। यू का मतलब है ट्रू, सच्चा। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस है ना वो यही है, यदि मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस ही क्या है। ठीक है, हम लोग प्रोकैरियोटिक को ऐसा बोलते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है, डीएनए है पर न्यूक्लियस नहीं होता उसके पास। ओके, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा, प्लस और भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे जिसके पास मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना वो बहुत छोटू होता है। कितना छोटा, मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट बनाया ना, इसके जैसा छोटा। हाँ, नो किडिंग, इतना छोटू होता है प्रोकैरियोटिक सेल। इनफैक्ट एक थ्योरी है जो बोलती है कि ना यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे उत्पन्न हुए हैं क्योंकि ना उसके अंदर कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल रहने लगी थी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया था। ठीक है, और बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो कुछ नहीं है पर पुरानी प्रोकैरियोटिक सेल है जो एक बड़ी सेल के अंदर रहने लगी थी और उसके लिए काम करने लगे थे। इस पे बाद में आएंगे, वी आर गेटिंग ऑफ टॉपिक, बट हाँ ऐसा है थ्योरी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। बढ़िया,
तो अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल को डाल दिया मोनेरा में। अब बच्चे यूकेरियोट्स, इनका क्या करें, इनको भी क्लासिफाई करना होगा, है ना। तो उन्होंने बोला अच्छा देखो क्या वो यूकेरियोट एक सेल का है या खूब सारी सेल से बना हुआ है, ठीक है। यदि वो यूकेरियोटिक सेल तो है ही, बस यही बचे है ना। यदि वो एक ही सेल का है पर यूकेरियोटिक सेल जो कि एक ही सेल में एक ही कमरे में जिसका पूरा जिंदगी चल गया, सेल होता है लिटिल रूम, है ना। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही कमरे में पूरी जिंदगी एक ही सेल के साथ पूरी जिंदगी निपटा लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, है ना। और यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स को हम लोग डाल देते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। किसमें डालेंगे, प्रोटिस्टा में। सबसे पहले था मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोट्स आ गए, सेकंड बन गया प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आ गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि भाई सब लोग सेल से तो बनते हैं, कूल, सबको पता है ये। पर क्या ये सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाया, क्या इन लोगों ने ग्रुप बनाया कि चलो बहन अब से जब तक है जान हम लोग यही हरकत करेंगे। क्या उन ग्रुप्स ने मिलके एक ऑर्गन बनाया, क्या उन ऑर्गन्स ने एक ऑर्गन सिस्टम को बनाया। तो ये जो लेवल है ना, उन लोग क्या साथ में काम कर रहे हैं, सेल्स क्या साथ में काम कर रही हैं, उन लोग क्या ऑर्गन्स बना पा रहे हैं, इसको ये अपना एक और कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग जानते हो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पॉन्जेस। उसमें ना सारी सेल्स होती है जो कि अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है। उनमें टिश्यू बन ही नहीं पाया, ग्रुप ऑफ सेल्स है बस वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब ऐसे भी होते हैं लोग, ओके। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया। फोर्थ क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि कोई अपना खाना कैसे ऑब्टेन कर रहा है, क्या वो खाना खुद बना रहा है या वो दूसरों से मांग रहा है कि दे दे भाई प्लीज़ दे दे प्लीज़ दे दे, ठीक है। उनको पकड़ के खा रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। तो कोई होते हैं ऑटोट्रॉप्स, कुछ लोग होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स बोले तो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। प्लस कुछ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स हम लोग, है ना, हम लोग ऐसे निठल्ले प्लांट से ले लेता है अपना खाना, है ना। प्लांट इतनी मेहनत से धूप में खड़े होकर बनाता है और हम लोग ले लेते हैं। बट एनीवे यही तो एनर्जी फ्लो है ना, अर्थ ऐसे ही चलती है। फिफ्थ क्राइटेरिया इज लाइफ स्टाइल, मतलब कि हम लोग का ट्रैवल लाइफ स्टाइल वाला नहीं। मतलब इसका मतलब है कि अम, उसको क्या डाइट प्रेफर करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे हर्बीवोर्स लोग खाते हैं सिर्फ प्लांट्स को, कार्निवोर्स खाते हैं अदर एनिमल्स को, और ओमनिवोर्स दोनों को खा सकते हैं, है ना। तो ये भी क्राइटेरिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, किससे कौन आया, है ना। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे प्लेस किया जाए इसको डिसाइड करने में, ठीक है। तो हम लोग ने जो अभी तक बात की ना उसको एक पाई चार्ट में कर देते हैं हम लोग समराइज। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से, है ना, हम लोग देखेंगे इसकी सेल के टाइप को, है ना। सबसे पहले नंबर 1 सेल टाइप को देखा गया। यदि वो प्रोकैरियोटिक निकल गई तो उसको बना दिया मोनेरा, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, ठीक है। यदि यूकैरियोट आई तो हमको अब इसको फर्दर क्लासिफाई करना होगा, है ना। यूकैरियोट में हम लोग देखेंगे क्या वो मल्टीसेलर है या वो यूनिसेलर है। यदि वो यूनिसेलर निकल गया, यूनिसेलर निकल गया तो हमने उसको बना दिया प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। नंबर 1 वाज मोनेरा, नंबर 2 इज प्रोटिस्टा, लेट्स राइट टू हियर, ठीक है। फिर ओके भाई, अब यूनिसेलर भी साइड में हो गया, है ना। अब बचे सिर्फ मल्टी सेलर यूकेरियोट्स। अब इनकी भी कैटेगरी बनानी है। तो हमने बोला यार इसकी कैटेगरी कैसे बनाए। तो कोई बोलते हैं, मतलब वेटेकर ही बोलते हैं कि एक काम करो इसकी सेल को लाओ माइक्रोस्कोप के अंदर, देखो कि क्या इसमें सेल वॉल है। तो अपन बोलेंगे हाँ भाई सेल वॉल है इसमें, तो अपन उसको इस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। यदि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट निकल गई, तो हम लोग उसको डाल देते हैं एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। नो सेल वॉल मतलब कि किंगडम एनिमेलिया। अब यदि सेल वॉल है तो फिर अपन को फिर से इसको क्लासिफाई करना होगा, ठीक है। अपन देखेंगे यदि सेल वॉल है तो अपन देखेंगे कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। ये एक और क्राइटेरिया हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या वो अपना खाना खुद बना पा रहा है या वो भी दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, ठीक है। तो यदि कोई ऑटोट्रॉफ है, मतलब कोई यदि अपना खाना खुद बना रहा है, तो उसको हम लोग डाल देते हैं किंगडम प्लांटे में। प्लांट्स लोग के साथ ये किंगडम बना लेता है, ठीक है। और यदि वो नहीं बना पाता अपना खाना, है ना, खुद से नहीं बना पाता, तो उसके पास सेल वॉल है, हम्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फंजाए या फंगाए, जो भी तुम्हारा मन है बोलने का बोल सकते हो, ठीक है। फंगस में आते हैं मशरूम। जब भी कोई फंगस बोले थिंक मशरूम। एंड थिंक हमारे ब्रेड में, जब हम लोग ब्रेड लाते हैं और कुछ दिन तक खाते नहीं है, वो बाहर पड़ी रहती है, तो उस पर कुछ कुछ ग्रे ग्रे ग्रो होने लगता है ना, वो भी फंगस है।
पता सच्ची, वो भी फंगस है और मशरूम भी फंगस है, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं, ये अपना बेसिक हो गया 5 किंगडम का, ठीक है। मोनेरा नंबर 1, इसमें क्या है, इसमें है प्रोकैरियोट्स। नंबर 2 प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। अब बच्चे मल्टी सेलर, तो अपन देखे सेल वॉल, यदि सेल वॉल नहीं है, ठीक है, मल्टी सेलर यूकैरियोट जिसके पास सेल वॉल नहीं है, वो बन जाएंगे एनिमल्स, ठीक है, हम लोग जैसे गूगली वूगली वूश एनिमल्स, ओके। फिर दूसरा है यूकैरियोट जिसके पास सेल वॉल है, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी हार्ड होगी, हम लोगों से गुगली गुगली वूश नहीं होगी, है ना। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं प्लांट और फंजाई, ठीक है। प्लांट का क्राइटेरिया हुआ, प्लांट की कैटेगरी अलग बनी, इस बात पे डिपेंड किया था ये कि उनने अपना खाना खुद से बना लिया, है ना, ऑटोट्रॉफ हो गए वो। और फंजाई हेटरोट्रॉफ्स है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग है और अलग अलग किंगडम में जाता है, ठीक है। तो ये अपने 5 किंगडम हो गए हैं। वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।